आपके इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोग लेकर आए हुए हैं हाफ ईयरली का पूरी तरीके से सैंपल पेपर का पोस्टमार्टम। जो चीज़ आपको हमेशा डरा रही है कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्वेश्चन टैकल करना है, वो सब कुछ अब सैंपल पेपर में आपको समझाने के लिए मैं आ चुका हूँ। और कैसे कैसे क्वेश्चन को समझना है उसका भी पूरा जो पोस्टमार्टम है वो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। बने रहिए आप मेरे साथ। और सबसे पहले बात आपको समझना है चीज़ को कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को समझते हैं, जब भी आप किसी क्वेश्चन को टैकल करते हैं, तो दो चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। पहला क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आया हुआ है, और दूसरा आपको दिमाग में रखना चाहिए कि वो किस टॉपिक से आया हुआ है। चैप्टर एंड टॉपिक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग होती हैं, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं। फिर चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपने जैसे मैं इस पेपर को आज टैकल करने वाला हूं, अगर आपने वैसे टैकल किया, चाहे आपके एमसीक्यू हो, चाहे आपके पीवाईक्यू हो, चाहे आपका सैंपल पेपर हो, आपको आपकी जो लड़ाई है वो आराम से पूरी हो जाएगी और 95% का जो आपका टारगेट है वो आराम से पूरा भी हो जाएगा। हेलो, आई एम प्रभात द्विवेदी और आइए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को। ओके, आपके सामने जो अभी नया हमारा सैंपल पेपर जो रिलीज किया गया है सीबीएसई के द्वारा 2025-26 का, वो हमारे सामने पूरा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो सीबीएसई ने हमको प्रोवाइड करवाई है। पहली बात कि मैक्सिमम जो मार्क्स रहेगा वो कितना रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और अब जो पैटर्न में चेंज हुआ है वो पैटर्न का चेंज ये है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि अब 4 सेक्शन रहेंगे। पहले सेक्शन में यानी सेक्शन ए में आपको हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी, सेक्शन बी में आपको ज्योग्राफी, सी में पॉलिटिकल साइंस एंड डी में आपको इकोनॉमिक्स देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपको अब समझना है कि अब वैसा नहीं होगा सेक्शन ए, दैट मीन्स आपको हिस्ट्री में ही रहना है। तो थोड़ा सा आपके लिए आसान भी हो गया, चीज़ों को समझना भी हो गया। इसके बाद आपको ये समझना है कि हमारे पास कुछ पैटर्न है, क्वेश्चन के पैटर्न है। पहला आपका एमसीक्यू, दूसरा आपका वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर और फिर आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये इस टाइप के पैटर्न रहेंगे। ये समझना यहाँ से कि जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर हैं, अब से जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये जो आपका सैंपल पेपर है, ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपको बस देखना है, इसके सहारे इसको बेस मान के अब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर है वो 2 मार्क्स का आने वाला है। और जो मार्क्स रहेंगे यानी कि इसमें कितने वर्ड्स आपको मेंटेन करने, 40 वर्ड्स मेंटेन करने। तो ये अब आपको लेके चलना है। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो 40 वर्ड्स आपको मेंटेन करना, ये दिमाग में रखना, और 2 मार्क्स के लिए। फिर आगे बात करेंगे शॉर्ट आंसर में आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है और इसके अंदर आपको 60 वर्ड्स मेंटेन करने हैं, पहली बात। आगे लॉन्ग आंसर का जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है ये आपका 5 मार्क्स का है और इसमें आपको 120 वर्ड्स मेंटेन करने हैं। ऐसा नहीं कि सर हमने तो आधे पेज लिख दिया था, हमारा काम क्यों नहीं बना, नंबर क्यों नहीं आए। नहीं आएंगे नंबर, क्योंकि आपने 120 वर्ड्स का जो टारगेट है वो आपने मेंटेन नहीं किया है। तो ये सबको आपको अब समझते चलना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। नाउ अगला आएगा आपका केस बेस्ड स्टडी। इस वो ये वाला आपका जो होता है ये आपका 4 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 100 मार्क्स 100 वर्ड से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपने सारा कुछ कर लिया। अगला जब बात करेंगे मैप बेस्ड की, तो मैप बेस्ड के 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका होता है हिस्ट्री का जो 2 मार्क्स का आता है और दूसरा होता है आपका ज्योग्राफी का जो आपका 3 मार्क्स का आता है। तो इस तरीके से आपको समझ में अब आ जाएगा कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। आइए स्टार्ट करते हैं आपके सामने इस पूरी कहानी को। ये पूरी कहानी क्या है, ठीक है। ओके, जस्ट वेट, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे सेक्शन हमारा कौन सा है, हिस्ट्री। अब जब मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा तो हिस्ट्री में पहला जो आपका क्वेश्चन है, अब समझते हैं कि हमें क्वेश्चन को पढ़ने का जो तरीका है वो कैसा रखना है। तो क्वेश्चन को जो पढ़ने का तरीका होगा वो ऐसा रखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे, 1 सेकंड, जब पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबसे पहले समझिए कि ये क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से आया हुआ है। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना, फ्रेडरिक सूरो या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या आप लिबर्टी या बोलेंगे यूटोपियन विजन, यानी कि अब आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा होगा कि शायद ये आपके हिस्ट्री का पहला चैप्टर है और जिसका नाम क्या है यहाँ पे लिखा भी मैंने आपकी हेल्प के लिए, नेशनलिज्म इन यूरोप। और उसके अंदर भी किस टॉपिक से आया हुआ है, तो टॉपिक क्या आपका है, फ्रेडरिक सूरो यूटोपियन विजन एंड सिंबल्स। तो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठा हुआ है। अगर आपने हर क्वेश्चन के पीछे ये फॉलो कर लिया कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है और फिर उस चैप्टर में भी किस टॉपिक से आया है, तो आपको काफी कुछ आसानी होने वाली है। तो डर नहीं लगेगा कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। समझिए ये वाला, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। यूटोपियन विजन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और रिवीजन कैसे करना है, या अगर आपने यूटोपियन विजन अभी तक नहीं पढ़ा तो उसको फटाफट जाकर के पढ़ लीजिए, ठीक है। नाउ अब आगे बात करेंगे।
ठीक है। नाउ अब आगे हम बात करने वाले हैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है आपके सामने आया, पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। अब पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में ये पिक्चर आपको दी गई होगी और ये कौन से चैप्टर से उठा हुआ है, चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया और उसके अंदर भी टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है आपका लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी अब आपके लीडर्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको गो थ्रू कर लेना है। तो इस तरीके से सिर्फ ये नहीं कि बस आपने बाल गंगाधर तिलक को देखना है, इनके अलावा जो और भी पिक्चर्स हैं, जो और भी लीडर्स वहाँ पे दिया हुआ है, लाइक भारत माता पेंटिंग दी हुई है या और भी जो दिए हुए हैं, आपको उनको भी एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको आगे बढ़ाना है। नाउ आगे हम बढ़ने वाले हैं। आगे जब देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड ये तो आपका हो गया कि जो आपका विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनके लिए है। नाउ जब अगर आगे हम बात करेंगे तो आगे आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, थर्ड में हम क्या देखने वाले हैं, Thousands of people fled European for the American in 19th century due to। अब ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, तो पहला समझिए अगर आपके हाफ ईयरली में ये चैप्टर आने वाला है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, तो ग्लोबल वर्ल्ड जो टॉपिक है उसके अंदर भी कहाँ से आएगा, माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। तो जो माइग्रेशन आपका हुआ था यूरोप से, जो आप बहुत सारे लोग अमेरिका गए थे, तो ये उस टॉपिक से क्वेश्चन उठा हुआ है। अगर आपके एग्जाम में ये वाला चैप्टर करवा दिया गया है हाफ ईयरली में तो इसको करना है, ये 1 मार्क्स के लिए है और अगर नहीं करवाया गया है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। नाउ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, यहाँ पर जो आपका ये टॉपिक है, टॉपिक कौन सा है, रोल ऑफ रिटर्न प्रिंटिंग, जो आपका प्रिंट कल्चर है, प्रिंट कल्चर वाले टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अब प्रिंट कल्चर अभी तक आपके हाफ ईयरली का पार्ट नहीं है तो इसको करने की कोई भी रिक्वायरमेंट अभी एसेस नहीं है। तो ये भी देखते रहिए कि पूरा सैंपल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सैंपल पेपर में भी कौन सा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, नाउ इसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, पहला द सिल्क रूट वाज good example of the vibrant pre-modern trade and culture link between the distant part of the world। explain the statement of unit 2 example। अब ये कौन से चैप्टर से उठा हुआ है, चैप्टर का नाम है आपका द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड उसके अंदर भी कौन सा टॉपिक है, तो वह है आपका सिल्क रूट एंड प्री मॉडर्न ट्रेड। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना है, अगर ये आपके अगर आपकी ये हाफ ईयरली में आने वाला है तो इसको आप यहाँ से टैकल कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के हाफ ईयरली में ये वाला चैप्टर अभी नहीं आ रहा है तो इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। दूसरी बात, जो आपका 5.B वाला है ये भी आपका सेम चैप्टर से आया हुआ है और जो आपका 6.A वाला है ये कहां से आया है, देखो द वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस ऑफ द प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये आपका जो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन उठा हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो भी आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स वाला पॉइंट है उसको आपको रिकॉल कर लेना है। ठीक है, नाउ आगे बात करेंगे 6 पॉइंट, अगर बी में बात करेंगे 6B की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट मार्च के बारे में बात हुई है। दैट मीन्स जो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था, इसके अलावा जो उसी के साथ साथ स्टार्ट किया हुआ था सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो उसको भी अब आपको एक बार रिवाइज कर लेना है क्योंकि यहाँ से देखो क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन बन रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। 7A की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है, ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट was not result a sudden uphealing or revolution but was the result of long drawn out process। इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्रिटेन है ऐसा नहीं कि एक रात में ब्रिटेन बन चुका है, उसको बनने के पीछे बहुत लंबा टाइम लगा है। फॉर एग्जांपल 5 स्टेट थे, अगर बात करूं कि वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड है ना, इसके अलावा आपका नदर्न आयरलैंड था, तो इस तरीके से 5 स्टेट थे इंक्लूडिंग इंग्लैंड, तो 5 स्टेट थे, इसकी वजह से टाइम लगा है बनने में। तो ये बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन इसको बोल सकते हैं, वहां से ये वाला क्वेश्चन उठा हुआ है। तो इसका मतलब आपको जितने भी यूनिफिकेशन है, चाहे ब्रिटेन की बात करें, चाहे इटली की बात करें, चाहे आपके जर्मनी की बात करें, इनको आपको फटाफट टैकल करना है, रिवाइज कर लेना है। 7B की अगर बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वियना, इंपॉर्टेंट कई बार आ चुका है, प्राव कंट्री, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको रिवाइज कर लेना है। यहां से क्या देखना है आपको, देखिए चैप्टर कौन सा है आपका ट्रीटी ऑफ वियना और चैप्टर क्या है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप, टॉपिक है आपका ट्रीटी ऑफ वियना जो आपका 1815 में किया गया था प्राव कंट्री के द्वारा नेपोलियन के जो चेंज किए गए थे उसको अंडू करने के लिए। तो ये सारी की सारी जो लाइनें हैं ये एनसीईआरटी से एग्जैक्ट उठी हुई हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। आप सोचेंगे ना वो लाइन पढ़ लेंगे काम बन जाएगा, लाइन पढ़ने से काम नहीं बनेगा, काम तब तक नहीं बनेगा जब तक आप उस चीज को डेप्थ नॉलेज नहीं लिए होंगे। बस आपको समझना है कि हमारे लिए कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जिन अपनी क्लास में मैंने ये सारे टॉपिक डिटेल से करवा रखे हैं। आइए हम बात करेंगे अगला 8 नंबर वाले क्वेश्चन की। अगर मैं 8 के बारे में बात करूंगा तो 8 में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है,
ये जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर के अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये वाला जो चैप्टर है आपका 8 वाला, ये आपका बेसिकली है नेशनलिज्म इन इंडिया से लिया गया है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए भी आपको जो केस बेस है वहां से आपको लेना है। हाँ, मैं इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पर जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लेस ए दिया हुआ है, प्लेस बी दिया हुआ है। जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन था, बेसिकली मैं आपको बताऊं, प्लेस जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था वो आपके सिलेबस का यानी कि हाफ ईयरली के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। 9 वाले की अगर बात करेंगे तो 9 वाले जो आपका क्वेश्चन है वो बेसिकली कहाँ से लिया गया है, नेशनलिज्म इन इंडिया से लिया गया है। और इसमें कौन कौन से कांग्रेस के जो आपके सेशन हुए हैं उनको हमने इसमें टैकल किया है। इसके अलावा जो आपका सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है उसको भी हमने इसमें टैकल किया है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है प्लेस वेयर द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, वो प्लेस को आपको पता होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट किया गया था, पता होगा ना। मैंने आपको ट्रिक से बताया था, सादा जीवन, सादा मतलब क्या हो जाएगा, साबरमती टू डांडी, तो डांडी से क्या स्टार्ट किया गया था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करेंगे तो जो आपका पॉइंट नंबर बी है वहां पे क्या लिखा हुआ है, द सिटी वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920। इसका मतलब सी फॉर सितंबर एंड सी फॉर कैलकाटा। तो ये आपको अगर मैप में देखेंगे लास्ट में आपके सैंपल पेपर के लास्ट में मैप दिया हुआ है, वहां पे ए और बी है। तो इस तरीके से अब अगर देखिए यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या रिवाइज करना पड़ेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए हैं उनके लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं वो आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं कांग्रेस के सेशन की तो आपको 3 पता होनी चाहिए। एक आपका है कलकत्ता सेशन, ठीक है, मैं आपको करा दूंगा आगे चल के। इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है आपका, मद्रास, ठीक है। इसके अलावा आपका हो जाएगा नागपुर। तो ये आपका बेसिकली देखा जाए तो 3 तरीके के सेशन है जो आपको पता होने चाहिए। नाउ आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, अगर हम 10 के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 कौन से चैप्टर से लिया गया है, हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया। ज्योग्राफी वाले की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सा है, देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज द एसेंशियल फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, यानी कि ये आपका कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से लिया गया है और उसमें भी आपको रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इस तरीके से आपको पढ़िए और यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा उसको आराम से आप टैकल कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, इसके बाद हम आगे कहानी को बढ़ा पाएंगे। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए अगर मैं 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से क्वेश्चन उठा हुआ है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं उनको आपको फटाफट टैकल करना है। एलबीएल सॉइल के बारे में उन्होंने दिया है और एलबीएल सॉइल की कंडीशन के बारे में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि किसी भी जगह अगर आप सॉइल ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं तो सॉइल ऑफ इंडिया को पढ़ते टाइम आपको एटलीस्ट उनकी 3 क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको 3 क्लासिफिकेशन पता है तो आप इन क्वेश्चन को बना पाएंगे। कौन कौन सी आपके सामने इंपॉर्टेंट सॉइल है जिन्हें यहाँ पे करना जरूरी है, पहला है आपको ब्लैक सॉइल कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको आंसर टिक करना है और आगे निकल जाना है, यहाँ से आप सीख कर सकते हो, रिवाइज क्या कर सकते हो इस सैंपल पेपर से। और यही आपको एसएसडी हर एक पीवाईक्यू में हर आपके क्वेश्चन पेपर को जब टैकल करते हैं या टेस्ट देते हैं तो यही आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक सॉइल तो ब्लैक सॉइल की 3 कैटेगरी आपको पढ़ लेना है, रेड सॉइल, येलो सॉइल, इसके अलावा लेटराइट सॉइल, इसके अलावा आपका एलबीएल सॉइल आपका पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन सॉइल के हेल्प से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे आगे। यहाँ पे जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन बना हुआ है। आपके एनसीईआरटी में एक जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में साइड से एक ब्लॉक बना हुआ है उससे आपको ये क्वेश्चन बना है और यहाँ पे एक हल्का सा केस दिया हुआ है। बेसिकली केस में क्या लिखा हुआ है कि टाइगर के पोचिंग का जो मेन रीजन है वो क्या है। तो पोचिंग का मेन रीजन आपको एनसीईआरटी वाली जो आपको मैंने बताया ना कि बॉक्स दिया हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर वाला, वहां पे पोचिंग का मेन रीजन आपको दिया हुआ है। और ये बेसिकली कहां से उठा हुआ है, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स से उठा हुआ है। उसके अंदर भी पोचिंग जो आपके पोचिंग का जो मेन थ्रेट है, जो मेन आपका रीजन है, उससे ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड द मोस्ट लाइकली अप्लाई टू प्लेसेस लाइक जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड केरला। आपको पता होगा मैंने 3 आपको फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया था। ये आप क्वेश्चन है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स से उठा हुआ है, लेकिन टॉपिक कौन सा है, 3 है रिजर्व,
प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये तीन के तीन फॉरेस्ट को आपको फटाफट जाकर के रिवाइज कर लेना है, और जैसे ही आप एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको चल जाएगा पता कि जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और केरला में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जैसे आपको चल गया पता कि ये फॉरेस्ट कौन से हैं, आराम से आप टिक मार लेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। टैकल करने के पीछे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, वो रणनीति हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बारे में बात करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ये भी कौन से चैप्टर से उठा हुआ है, वाटर रिसोर्स से उठा हुआ है। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग के बारे में बात हो रही है पहली बार, यानी कि कौन से ऐसा स्टेट है जहां पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया गया है। बेसिकली आंसर इसका तमिलनाडु बहुत आसान सा है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रूफ टॉप हार्वेस्टिंग अगर आपको करना है तो राजस्थान हो गया, इसके अलावा मेघालय हो गया, इसके अलावा आपका मेघालय के अलावा आपका तमिलनाडु हो गया। तो ऐसे आपके 3-4 स्टेट हैं जिनको आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो फटाफट उनको भी आपको रिवाइज कर लेना है। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, वो सब कुछ आपको इसमें पढ़ लेना है। तो अगर यहाँ पे कहीं भी रूफ टॉप हार्वेस्टिंग बोला है तो आपको उसके बिहाइंड द स्टोरी को पूरा समझना जरूरी है। 15 नंबर की अगर बात करेंगे, अब यहाँ पे आगे बात करेंगे, देखिए यहाँ पर वाटर रिसोर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट की है। यहाँ पे पीएम कृषि सिंचाई योजना से वाला क्वेश्चन उठा हुआ है, तो आपको इसको तो पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका जल जीवन मिशन है या आपका हर घर जल योजना है, वो सारी जो स्कीम जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है उनको भी आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। ओके बच्चा, नाउ आगे चलते हैं, हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिया है। आराम से बने रहिए, चीजों को समझिए। यहाँ पर ये मत सोचिए कि हम यहाँ पे आंसर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पे आज मैं आंसर निकालने के लिए नहीं आया हुआ हूँ, मेनली मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, क्वेश्चन कौन से चैप्टर से उठा हुआ है, कौन से टॉपिक से उठा हुआ है, और उसको हमको रिवाइज कैसे करना है, क्योंकि टाइम यहाँ पर रिवीजन का है। ओके बच्चा, नाउ अब आगे आइए, 15 के बाद हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। जब हम 16 में आएंगे, 16 में देखिए, राइस इज ग्रोन एज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एग्रीकल्चर चैप्टर से उठा हुआ है, और उसी के अंदर भी राइस कल्टीवेशन से उठा हुआ है। तो अगर ये आपका हाफ ईयरली में आ रहा है, किसी बच्चे के एग्जाम में आ रहा है, तो आपको इसे करिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका बेसिकली मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स से आ रहा है, जो आपके हाफ ईयरली में आने वाला नहीं है। तो जो आपके हाफ ईयरली में नहीं आ रहा उनको अभी मत पढ़िए, जब बोर्ड का टाइम आएगा तो हम इसको दोबारा करेंगे, तो इसके बाद आप उस समय उसको टैकल कर लेंगे। ठीक है ना, आगे बात करेंगे 17 के बी की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोल एंड, ये भी आपका मिनरल रिसोर्स वाले चैप्टर से है, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। 18 में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा, ग्लोबल पॉल्यूशन इज राइजिंग ड्यू टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉल्यूशन इंक्रीज, ये है। और ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो आपका पैरा आया हुआ है, ये कौन से उससे आया हुआ है, तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आया हुआ है, जिसको हमें अभी करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नाउ आगे आइए, 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द डैम ऑफ द सतलज ब्यास रिवर बेसिन which being used both for the hydel and power project and irrigation। अब ये अगर देखा जाए तो बेसिकली जो आपके पास एक मैप है, वाटर रिसोर्स में एक आपको पूरे मैप दिया गया है, डैम का, रिवर का मैप दिया गया है, उस वाले डैम और रिवर वाले मैप को, सारे डैम को एक बार रिवाइज कर लीजिए। बेसिकली ये वहां से बना हुआ है, यहाँ पे सतलज रिवर के जो डैम है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, नाउ आगे ऐसे आपको दिया हुआ है, यहाँ पर महानदी बेसिन के बारे में बात हो रहा है, तो महानदी बेसिन कहाँ बनेगी आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, मैप में लोकेट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। नाउ आगे आइए, क्वेश्चन नंबर हम किस में आते हैं, 20 में आते हैं। अभी हम आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। जब हम पॉलिटिकल साइंस में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, ओके बच्चा, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर बेल्जियम के क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही है कि 59% कौन थे, 40% कौन थे, 1% कौन थे, इन सब के बारे में बात हो रही है। अगर आपने एथनिक ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आपने पावर शेयरिंग पढ़ा होगा, पावर शेयरिंग में भी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम पढ़ा होगा, तो आप आराम से कर लेंगे। और अगर आप बेल्जियम पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ तो आप श्रीलंका का भी एथनिक ग्रुप का कंपोजिशन भी पढ़ डालिए। इस तरीके से ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बेल्जियम पे टैकल रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है, साथ साथ में आपको श्रीलंका वाले में भी चले जाना है, तो उसको भी आपको पढ़ लेना है। 21 पे आएंगे, 21 पे अगर आप देखेंगे तो अब ये क्या है, ये भी आपका पावर शेयरिंग से लिया गया है, और ये बेसिकली जो पिक्चर दिख रहा है ये आपके कोलिशन गवर्नमेंट से। यहाँ पर जब मैं बात करूंगा पावर शेयरिंग में जितनी भी पिक्चर हैं इनको आपको आराम से रिवाइज कर लेना है, एक बार चेक कर लेना है कि हाँ क्या हमने सारे पिक्चर्स को एक बार गो थ्रू कर लिया है या नहीं कर लिया है। और अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा हो तो आप इसके बारे में कॉमेंट करिएगा, मैं इससे जुड़ा हुआ एक अलग सा वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा। ओके, नाउ अब आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। 22 में आते हैं, 22 में आपका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू इशू न्यू करेंसी नोट ऑफ डिफरेंट
डिमोनेटाइजेशंस इन ऑर्डर द कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मनी। तो बेसिकली अगर ये देखा जाए, ये बताया पूछ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं, उन्हें कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए आपको फेडरलिज्म वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट है, उसमें इनके क्या क्या पावर्स होते हैं, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। आप केस बेस्ड स्टडी समझ सकते हैं, बट ये एक नंबर में आया हुआ है, इसलिए आपको बस इसको मार्क करना है। बट यहाँ ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उठेगा, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फेडरलिज्म वाले चैप्टर में, और वहां भी यूनियन और स्टेट लिस्ट में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, 23 में आ जाइए। 23 की अगर हम बात करेंगे तो 23 में क्या हो जाएगा, जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि रोल ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये आपकी अभी आपको हाफ ईयरली के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। नाउ 24 में आते हैं। 24 अगर देखा जाए, हाईलाइट्स एनी टू काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के फीचर क्या क्या होते हैं, व्हाट इज फेडरलिज्म आपको पढ़ लेना है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ लेना है ना, कम टुगेदर होल्डिंग टुगेदर क्या होता है वो भी आपको पढ़ लेना। तो इस तरीके से आपको फटाफट इसमें रिवाइज करना है। 25 जो क्वेश्चन है वो आपके अभी हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ सकते हैं। 26 भी आपको हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अभी छोड़ सकते हैं। 27 भी आपको हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ सकते हैं। 27 भी आपको हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं। जब मैं 28 के बारे में बात करूंगा, तो जो 28 आपका 8 है, इसको समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा पावर शेयरिंग, क्योंकि ये वाला जो देखा जाए एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। बेसिकली अगर देखा जाए, श्रीलंका की कहानी के बारे में बताया गया है कि श्रीलंका में क्या क्या हुआ था। इसके अलावा श्रीलंका में कैसे कैसे जो मेजोरिटी थी वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर में आ गई थी, आपके सिंहालीज थे, कैसे कैसे उन्होंने तमिल को परेशान किया, उन सब के बारे में आपको कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। श्रीलंका और बेल्जियम का जो केस स्टडी है, इसको पढ़ेंगे और आराम से आप इस क्वेश्चन को, जो 3 क्वेश्चन है, इनको आप टैकल कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं अपना कहाँ पे, इकोनॉमिक वाले पार्ट में। इकोनॉमिक वाले अगर पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 29 अंडर एम्प्लॉयमेंट इन इज कॉज्ड व्हेन। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से लिया गया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला जो टॉपिक है वहां से उठा है, तो इस तरीके से आप इसको भी आराम से कर पाएंगे। ओके बच्चा, नाउ अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में आते हैं। जब 30 में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पहला, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग द पर कैपिटा इनकम। अब ये जो क्वेश्चन उठा हुआ है कहाँ से उठा है, आपका पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो टॉपिक है ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट में भी आपका लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम वाला जो टॉपिक है वहां से आपको ये मिल जाएगा आराम से पढ़ने के लिए। 31 जो क्वेश्चन है ये वाला कहाँ से है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हाउ द टर्सरी सेक्टर सपोर्टेड बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। आपको पता होगा कि इंटरडिपेंडेंसी होती है, तीनों सेक्टर के अंदर इंटरडिपेंडेंसी होती है। जो आपका टर्सरी सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है, ताकि इजी वे में कम टाइम में आपको जो सर्विस है वो प्रोवाइड हो जाए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो टर्सरी सेक्टर कैसे कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, उसके बारे में आपको कहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आपको, अगर आप यहाँ पर टर्सरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी पढ़िए, फिर सेकेंडरी पढ़िए, फिर टर्सरी पढ़िए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। देखा आपने कैसे कैसे हम एक ही सैंपल पेपर में इतने सारे टॉपिक को फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आपको क्वेश्चन टैकल करना है, अगर कोई टॉपिक आ गया तो उस टॉपिक को आपको डिटेल से रिवाइज करना है, और यही तरीका होता है कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन का कॉन्सेप्ट जो होता है। ठीक है, तो इसीलिए सैंपल पेपर में आपको आज लेकर के आया हुआ हूं, ताकि ये जो तरीका है इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है, मनी एंड क्रेडिट्स लिया गया है, आप इसको छोड़ सकते हैं, अब यहाँ पे लिख ले। 33 वाला भी आप छोड़ सकते हैं हाफ ईयरली के लिए। ओके, नाउ अब आ जाओ पेज नंबर 11 पे। 34 की जब हम बात करेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट से लिया गया है, इंपॉर्टेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज से लिया गया है। यहाँ पे अगर बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल, ये सब जो सारा कुछ है ये आपके डेवलपमेंट चैप्टर से लिया गया है। माफ कीजिएगा बच्चों, ये वाला जो आपका टॉपिक है ये आपका बेसिकली किससे है, ग्लोबलाइजेशन से लिया गया है। तो अगर आप चाहें तो 4 नंबर क्वेश्चन है इसको आप छोड़ भी सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे 35 वाले की, तो ये क्या है, इवेलुएट द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो बेसिकली अगर देखा जाए ये आपका डेवलपमेंट वाले टॉपिक से लिया गया है, और डेवलपमेंट के अंदर भी आपको पब्लिक सर्विस की इंपॉर्टेंस क्या क्या है उससे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपको आराम से टैकल करना है। जहां भी आपको अगर दिक्कत आ रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट करिए, मैं इसके बारे में आपको अलग से वीडियो देकर के समझा भी दूंगा। ओके बच्चों, नाउ आगे आते हैं। 36 जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका मनी एंड क्रेडिट से है, आपके हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ सकते हैं।
37 भी आपके हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी छोड़ सकते हैं आप आराम से। इसके अलावा अगर बात करेंगे 38 या अगर बात करूँ 38 बी, तो ये वाला जो है आपका जो 38 है आपका, ये बेसिकली आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उठा हुआ है। इसमें अगर पढ़ेंगे अ रिसर्च स्टूडेंट स्पोक विद द टू पीपल्स एम एंड एन, लर्न अबाउट देयर वर्क related differences on the basis of the interview conducted with the both of them. The student conclude that while person M was working in an organized sector, समझ में आ गया, और दूसरा वाला कहाँ पे काम कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। तो बेसिकली ये जो कहानी है ये जो पूछ रहा है ये आपका ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कहानी से पूछ रहा है, ठीक है। नाउ आगे बात करेंगे। अब ये आपको जो लास्ट में दिख रहा है ये आपका पूरा मैप है जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था। इस मैप को आपको यहाँ पे समझ लेना है। सबसे बड़ी बात, हमने देखिए पूरा जो सैंपल पेपर है हमने समझ लिया। सबसे मेन पॉइंट है जो आपको सैंपल पेपर में समझना है, वो मेन पॉइंट क्या है। पहला, जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ें, चाहे वो PYQ हो, चाहे वो सैंपल पेपर हो, चाहे वो टेस्ट पेपर हो, पढ़ने से पहले आपको क्या काम करना होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से आया है, इसके बाद ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया हुआ है। और अगर आपने 2 क्वेश्चन का आंसर आपने खुद से पूछ लिया और आपको उसका आंसर मिल गया तो डेफिनेटली आपका जो आधा काम है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर आपको क्या काम करना है, जब तैयारी कर रहे होंगे, जब घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, उस कॉन्सेप्ट को जाकर के, अगर आपको भूल रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को जाकर के बार बार रिवाइज करना है, लिखना है, हाथ घिसना है। मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए, लेकिन अपने आप को क्या करना है, झोंक दीजिए तैयारी पे। और डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से हर एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो 95% आना तय है। ओके, धन्यवाद।